हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम करेंगे क्लास 11 की फिजिक्स को, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में जो रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं थी उनसे संबंधित कुछ टॉपिक्स को किया था। आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का 1.4 पॉइंट, जो कि है हमारा मापन में अनिश्चितता, यानी कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनिश्चितता क्या हुई? अनिश्चितता का अर्थ होता है कि कुछ ऐसी चीजें जिसमें कुछ डाउट्स रह जाए। और मापन में अनिश्चितता का अर्थ हुआ कि जब हम कोई प्रयोग करते हैं उसके दौरान जब आंकड़ों को हम मेजर करते हैं तो उन आंकड़ों को जब हम गणितीय विधियों द्वारा उससे कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें अलग अलग ऑब्जर्वर की अलग अलग अवधारणाएं, अलग अलग तरीकों के कारण उनमें कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। तो उस अनिश्चितता को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्टैंडर्ड, एक मानक, एक तरीके को हमने क्या करा, डेवलप किया। और उस तरीके को हम नाम देते हैं वैज्ञानिक संकेतन। क्या नाम देते हैं उसको? वैज्ञानिक संकेतन। ये हमारा पॉइंट है 1.4.1 एनसीईआरटी का, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है कि हमारे गणित में हम, या फिर कह सकते हैं हमारे जो वैज्ञानिक आंकड़े जो होते हैं, कुछ आंकड़े इतने अधिक आप कह सकते हैं जटिल होते हैं कि उनको बार बार उस रूप में लिखना हमारे लिए कुछ सुविधाजनक नहीं रहता। उदाहरण के लिए हम बात करें तो प्रकाश की चाल। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रकाश की चाल। आप जानते हैं प्रकाश की चाल को c से निरूपित किया जाता है और इसको हम लिख सकते हैं, लगभग ये होती है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, यानी कि 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार यदि हम एक दूसरा एग्जांपल लें, हम कहें परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं किसी परमाणु की जो त्रिज्या होती है, जिसको यदि हम r से रिप्रेजेंट करें तो उसकी वैल्यू होती है 0. इतने के बराबर होती है, इतने मीटर। अब आप खुद सोचिए कि इतने बड़े बड़े आंकड़ों को बार बार लिखना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। एक बार को हम इन्हें लिख तो फिर भी सकते हैं, लेकिन जब हम इनको गणितीय संक्रियाओं में इनका उपयोग करेंगे, गणितीय संक्रियाएं मतलब जैसे हम गुणा करें, जोड़ करें, घटाव करें या भाग करें, इन सब चीजों में जब इन बड़े बड़े आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वहां हमारे लिए काफी जटिल समस्या बन जाता है और त्रुटियों की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इन त्रुटियों से बचने के लिए, इन जटिलताओं से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक वैज्ञानिक संकेतन का, यानी कि साइंटिफिक नोटेशंस का एक नियम निकाला गया है। और वह नियम क्या है? वह नियम यह है कि किसी भी आंकड़े को जब हम व्यक्त करेंगे, यदि वो काफी बड़ा आंकड़ा है या इस प्रकार से बहुत छोटा आंकड़ा है, तो उसको जब हम व्यक्त करेंगे तो हम उसे 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं। और उसका तरीका क्या होता है? उसमें हम लिखते हैं, सबसे पहले हमारा कोई एक अंक आ जाता है n, फिर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर आता है स्मॉल n। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है, जिसमें n जो है, जो कैपिटल N है, इस कैपिटल N की जो वैल्यू होती है वो 1.000 डॉट 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 से कहां तक होती है? 9.999 तक होती है। और जो स्मॉल n होता है, स्मॉल n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन, इस तरीके से हो सकता है। तो हम इन आंकड़ों को, ये जो हमारे आंकड़े हैं, उनको हम इन वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप समझिए। जैसे प्रकाश की चाल है c, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, जब इस आंकड़े को इस रूप में प्रदर्शित करना है तो आप सबसे लास्ट वाले अंक में, यदि यहां कहीं डेसिमल नहीं है तो आप यहां पर डेसिमल लगा लीजिए, यानी कि दशमलव लगा लिया आपने। अब आगे का अंक कितना है? 3 है। तो आप जो कैपिटल N है, यानी कि ये जो वैल्यू है, इसका मान आपने 1 से लेकर के 9.999 तक रख सकते हैं। इसका अर्थ है कि आपके स्टार्टिंग में जब इस वाले आंकड़े को इस रूप में प्रस्तुत करेंगे तो ये n की वैल्यू एक इकाई के रूप में होनी चाहिए। भले डेसिमल में आ जाए, 1.23 हो सकता है, 4.36 हो सकता है, लेकिन दशमलव से पहले केवल एक इकाई का अंक ही पूर्णांक में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसका मान 0 से 9 के बीच में, 1 से लेकर 9 के बीच में होगा। तो इसको कैसे हम प्रस्तुत करेंगे? आगे का अंक क्या है? 3, तो n की जगह हम क्या लिख लेंगे? 3 मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखना है? 10। अब n का मान, स्मॉल n का मान क्या होगा? तो देखिए, दशमलव यहां पर है, जब दशमलव से आप
इधर की ओर चलेंगे तो ध्यान रखिएगा हमेशा 10 की जो घात होगी यानी कि n का जो मान होगा वो धनात्मक होगा, यानी कि हम क्या लिख लेंगे प्लस। अब कितने इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हम कहते हैं अंक इधर की ओर बढ़े तो 10 की घात क्या आ जाएगी +8 और वैल्यू क्या हो जाएगी c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी प्रकाश की चाल हो जाएगी वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। ठीक इसी प्रकार से यदि हम परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r को प्रदर्शित करें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में तो कैसे लिखेंगे, स्मॉल r बराबर, फिर से तरीका वही, आगे कोई अंक नहीं दिख रहा है तो हमने कहा n का मान क्या होगा 1 से 9 के बीच में होगा, तो क्या लिख लेंगे इस कैपिटल N की जगह 1 लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब हम क्या कर रहे हैं इधर की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर आप देख रहे दशमलव है, दशमलव अब की बार इस स्थान पर, यहां पर तो हम इधर बढ़े थे, यहां पर दशमलव यहां है तो अब की बार हमें इधर की ओर बढ़ना है, दशमलव को आगे की ओर ले जाना है। तो जब भी आप दशमलव के स्थान से दाहिनी तरफ चलेंगे तो 10 की घात में जो n है वह हमारा क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, तो यहां पे लिख लेंगे 10 की घात माइनस। अब कितने स्थान इधर की ओर जाएंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लास्ट वाला भी 10, तो क्या आ जाएगा 10 की घात -10 और ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर। तो इन्हीं आंकड़ों को हम वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग करके हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। n स्मॉल n क्या है, ये है कि आप दशमलव के बाद दशमलव के अंक को कितना आगे या पीछे खिसका रहे हैं, वो जो संख्या है वही हमारी क्या है स्मॉल n। जैसे यहां दशमलव को हम कहां ले गए, इस एक के बाद ले गए, तो एक के बाद ले गए तो हम कितने अंक गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 अंक इधर गए तो n का मान क्या हो गया 10, क्योंकि दाहिनी तरफ बढ़े इसलिए क्या लगा दिया आगे माइनस का निशान। और यहां पर हमने क्या करे थे बाईं तरफ बढ़े थे, 8 स्थान इधर गए थे इसलिए हमने यहां क्या लगा दिया प्लस का निशान। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वैज्ञानिक संकेतन तो हम समझ गए, अब ये समझते हैं यदि कोई आंकड़े आपके 10 की घात के रूप में हो, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हो, तो उनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे की जाती है, भाग कैसे की जाती है, क्योंकि इसका काफी उपयोग होने वाला है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सबसे पहले जोड़ना और घटाने की बात कर देते हैं, जोड़ तथा घटाव। हम एक अंक ले रहे हैं, मान लेते मैंने अंक ले लिया 2 गुणा 10 की घात -5 या 12 गुणा 12 भी नहीं लिख रहे इसी रूप में लिखें तो यह जगह 9 गुणा 10 की घात -5, और दूसरा अंक हमने ले लिया जिसको हमने क्या दिया 3.2 गुणा 10 की घात -6 लिख लेते हैं, 10 की घात -6। ये मैंने दो आंकड़े ले लिए। अब हमने कहा इन दोनों को सबसे पहले आपको जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे सबसे पहले इनको आपस में जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात -5 प्लस 3.2 गुणा 10 की घात -6। जब भी आप ऐसी संख्याओं को आपस में जोड़ें तो आपका पहला स्टेप है कि इनकी घातों को आपको बराबर करना पड़ेगा। घातों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने का तरीका क्या है, या तो इस -5 की घात को आप इधर ले जाइए तो ये -6 हो जाएगी, या -6 वाली जो घात है इसमें दशमलव को एक आगे इधर की ओर खिसका दीजिए तो ये -5 हो जाएगी। यही दो तरीके। तो हम कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं इस तरीके को इस्तेमाल कर रहा हूं कि इस 9 को, इस 10 की घात -5 को 10 की घात -6 में परिवर्तित कर रहा हूं। तो क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर आपको समझा रहा हूं मैं अलग से, 9.0 गुणा 10 की घात -5 ऐसे लिख रहे हैं। तो हमने कहा -5 को -6 घात में बढ़ाना है, तो हमको क्या करना है, इस माइनस के निशान में माइनस की 5 को 6 में बढ़ाना है। तो माइनस का निशान कब बढ़ता है, माइनस में घात कब बढ़ती है, जब दशमलव के इधर की तरफ जाते हैं। तो 9.0 को मैं लिख सकता हूं 90 गुणा 10 की घात -6, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब इसकी जगह क्या लिख लेंगे, 90 गुणा 10 की घात -6 प्लस 3.2 गुणा 10 की घात -6। अब 10 की घात -6 10 की घात -6 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 90 प्लस 3.2 और कॉमन क्या ले लिया 10 की घात -6, तो ये आ जाएगा हमारा 93.2 गुणा 10 की घात -6, इतना आ गया। लेकिन हमने कहा हम अपने आंकड़ों को किस में प्रदर्शित करते हैं, 1 से 9 के बीच में, 1 से 9.99 के बीच में पहला अंक हमारा होता है। इसका अर्थ है कि इस दशमलव को इधर की ओर ले जाएंगे, जब इधर की ओर ले जाएंगे तो आ जाएगा 9.32। अब इधर की ओर ले गए, किधर की तरफ, दशमलव से इधर की तरफ ले गए तो घात क्या होती है, प्लस में जाती है, तो यानी कि हो जाएगी 10 की घात -6
+1, तो क्या गया 9.32 गुणा 10 की घात -5। ये इसको इन दोनों को जोड़ करके इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आपको आ गई होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि दशमलव से दाहिनी तरफ जाएंगे तो घातें माइनस में आएगी, दशमलव से इधर की ओर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो घातें प्लस में जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों को यदि घटाना हो तो कैसे घटाएंगे? जोड़ तो हमने कर दिया, घटाएंगे कैसे? तरीका बिल्कुल यही वाला है। तो इसको घटाएं, 9 गुणा 10 की घात -5 में से घटा रहे हैं 3.2 गुणा 10 की घात -6। तो हमने फिर से 9 को यदि घात बराबर करें तो 90 गुणा 10 की घात -6 कर सकते हैं। तो इसको मैंने लिख लिया 90 गुणा 10 की घात -6 -3.2 गुणा 10 की घात -6। दोनों में क्या कॉमन आ गया? 10 की घात -6 कॉमन आ गया, अंदर आ गया 90 - 3.2 और ये आ गया गुणा 10 की घात -6। तो 90 में से 3.2 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया, हम कह सकते हैं ये हो गया 6 और 7 में आ गया 86। तो 86.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 इतना आया। फिर से हमने कहा इस संकेतन के रूप में रखना है, तो दशमलव को फिर से यहां से इधर की ओर ले जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? आपको एक और मेथड में बताता हूं, यदि यहां पर आपको कंफ्यूजन हो। इसको एक अंक इधर ले गए तो क्या हो जाएगा 8.68, और इसको तो मैं 10 की घात -6 से लिख रहा हूं। क्या इसको मैं गुणा 10 ऐसा लिख सकता हूं? क्या ये दोनों मिलकर के इसका निर्माण कर रहे हैं? तो आप देखिए 86.8 को मैं 8.68 गुणा 10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 10 की इसमें गुणा करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। अब इसकी घात कितनी है? 1, किसमें? प्लस में। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 8.68 गुणा 10 की घात +1 -6, क्योंकि आप जानते हैं आधार जब एक जैसे हो बीच में गुणा का निशान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या आ गया 8.68 गुणा 10 की घात -5। तो आप चाहे डायरेक्ट यहां पर क्या करते, इस स्टेप के बाद ये स्टेप करते, इसको हटा देते और 10 की घात -5 कर लेते, चाहे आप इस तरीके से समझिए। मेन बात है आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप सीधे घातों को, दशमलव को इधर की ओर ले जाइए तो खाते प्लस में, दशमलव को इधर की ओर चलिए तो खाते माइनस में, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमने जोड़ और घटाव तो आपको समझा दिया। अब गुणा तथा भाग और समझना है आपने। तो मैंने कहा मेरे पास, अब हम समझ रहे हैं गुणा तथा भाग को समझते हैं। इन्हीं अंकों की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं सबसे पहले इनकी आपस में गुणा करते हैं। तो क्या आ गया 9 गुणा 10 की घात -5। इसकी मैं गुणा कर रहा हूं किसके साथ? 3.2 गुणा 10 की घात -6, इसके साथ गुणा कर रहा हूं। तो क्या होगा, अंकों की अंकों में गुणा करनी है और घातें आपस में जुड़ जाएंगे, ध्यान रखनी है। यानी कि इसको लिख सकता हूं 9 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात, ऊपर है यहां पर है -5 और यहां पर कितनी -6, इसको ऐसे लिखा जाएगा। गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28। तो क्या गया 28.8 गुणा 10 की घात माइनस कितना हो गया 6 और 5 11, इतना आ गया। फिर से वैज्ञानिक संकेतन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक दशमलव को इधर ले जा लीजिए, तो 2.88 गुणा 10 की घात, क्योंकि इधर की ओर ले गए तो एक कम हो जाएगी, 10 की घात -10 के बराबर आ जाएगी। तो ये हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब यदि हम इसको भाग करें तो भाग कैसे करेंगे? हमने कहा अब की बार थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 3.2 की जगह केवल 3 गुणा 10 की घात 6 ले रहा हूं। तो भाग कैसे करेंगे? देखिए हमने कहा यह है 9 गुणा 10 की घात -5, इसमें भाग दे रहे हैं 3 गुणा 10 की घात -6 का। तो जब भाग देंगे तो क्या करेंगे, सीधे ऐसे ही लिखते हैं 9 गुणा 10 की घात -5 बटे 3 गुणा 10 की घात -6 बराबर 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, गुणा ऊपर कितनी है 10 की घात -5। ये 10 की घात -6 जब ऊपर की ओर जाएगी, भिन्न के अंश में जाएगी, तो इसकी घात का निशान बदल जाता है, आप जानते हैं। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं गुणा 10 की घात -6 नीचे था, ऊपर जाके क्या हो जाएगी +6। अब इसको आपस में आपने सॉल्व करना है, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात -5 + 6, तो क्या हो जाएगा -5 + 6, केवल एक घात बचेगी, एक घात यानी कि 10। तो क्या आ जाएगा ये 3 गुणा 10, यानी कि क्या आ गया, केवल 30 आ गया। तो यदि आप भाग देंगे तो कितना आ रहा है, केवल 30 आ रहा है। और यदि आप गुणा करेंगे तो 2.88 गुणा 10 की घात -10 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने आंकड़ों को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिक संकेतन की
हेल्प लेकर के हम क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग इस रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपने ध्यान देना है कि घातों की मैनिपुलेशन कैसे होगी, घातों के किस प्रकार से जोड़ते समय इसका व्यवहार होगा, किस प्रकार से घटाते समय होगा, किस प्रकार से गुणा में होगा और किस प्रकार से भाग में होगा। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने वैज्ञानिक संकेतन के संबंध में जानकारी प्राप्त करी कि किस प्रकार से हम आंकड़ों को वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग करके सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और किस प्रकार उन वैज्ञानिक संकेतन से जो हमें प्रदर्शन हम कर रहे हैं उनको किस प्रकार से जोड़ घटाव गुणा भाग की प्रक्रिया में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सार्थक अंक, यानी कि जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में टाइटल 1.4.2 के अंतर्गत आता है। हमारी पूरी कोशिश है कि एनसीईआरटी का प्रत्येक टॉपिक लाइन वाइज लाइन आपको पूरा का पूरा करवाया जाए, तो आपके कहीं पर भी कोई भी टॉपिक न छूट पाए। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम समझते हैं सबसे पहले सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई भी जब हम माप लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यदि हम साइंस की किसी भी स्ट्रीम में जाएं, विज्ञान के किसी भी हम कह सकते हैं क्षेत्र में जाएं, तो वहां हम कुछ प्रयोगों के आधार पर कुछ निष्कर्ष प्राप्त करते हैं और उन निष्कर्षों की सहायता से हम कुछ नियमों को प्रतिपादित भी करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास नियम होते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड आंकड़े होते हैं, मानक मान होते हैं, और उनको हम क्या करते हैं अपने प्रयोग के दौरान किसी प्रयोग में क्या करते हैं उनको सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान क्या होती है, कुछ गलतियां भी होती हैं। गलतियों के दो मुख्य स्रोत हो सकते हैं। एक तो हम जिस स्थान पर वो प्रयोग कर रहे हैं उस स्थान पर ताप हो गया, दाब हो गया, इन चीजों के परिवर्तित होने के कारण, या आप कह सकते हैं कि उस प्रयोग के दौरान हम जिन उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं उन उपकरणों में कुछ त्रुटियां आ जाए, जिनके कारण हमारे जो आंकड़ों के जो मान है, जो परिणाम है वो प्रभावित हो, उनमें गलतियां हो जाएंगी। दूसरी प्रकार की गलती की संभावना है कि जो व्यक्ति उस प्रयोग को कर रहा है, उन आंकड़ों को ज्ञात कर रहा है, हो सकता है उसके कुछ व्यवहार से, उसके कुछ गलत तरीके से उन आंकड़ों में क्या हो जाए, अशुद्धि आ जाए। तो यदि आप यथार्थ मान ज्ञात करना चाहते हैं, यदि आप जैसे हम सार्थक अंकों की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे आंकड़े होने चाहिए वो परिशुद्ध तथा यथार्थ पूर्वक होने चाहिए या यथार्थ परक होने चाहिए। तो परिशुद्ध और यथार्थ का क्या अर्थ है ये समझिए। सबसे पहले आता है हमारा परिशुद्ध और दूसरा शब्द हमारा आता है यथार्थ। हमारे आंकड़े परिशुद्ध भी होनी चाहिए, यथार्थ भी होनी चाहिए। परिशुद्ध का अर्थ क्या होगा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति किसी एक छड़ की लंबाई नाप रहा है, या मान लेते हैं कोई व्यक्ति हमारे पास एक कह सकते हैं कोई एक सॉल्यूशन है, या आप कह सकते हैं कोई हमारे सॉलिड एक मिक्सचर है, कोई मिश्रण है, हमें उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं द्रव्यमान के लिए एक तो हम सिंपल यूज करते हैं, अपने तराजू का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम दुकानों में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री की लैब में इन जो हमारे मिश्रण होते हैं या हमारे कोई भी यौगिक होते हैं उनको नापने के लिए, उनकी मात्रा को नापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं फिजिकल बैलेंस। और उसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी हम कह सकते हैं किसी मात्रा को जब नापता है तो उसके आंकड़े कुछ इस प्रकार आते हैं। मान लेते हैं एक के आंकड़े आए 1.92 और दूसरा जब दोबारा उसने नापा तो मान आ गया 2.10। ये किस में है, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। तो हम कहेंगे कि यह दोनों के दोनों जो दो बार उसने एक ही चीज को दो बार नापा, एक बार उसका मान आया 1.92 और दूसरी बार आया 2.10। क्योंकि इन दोनों मानों में बहुत अधिक अंतर है, तो हम कहेंगे ये दोनों के दोनों मान परिशुद्ध नहीं हैं। एक ही व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है और एक ही हमारे को पदार्थ को नापना है, उसका द्रव्यमान नापना है, लेकिन इन दोनों में काफी सारा अंतर है। देखिए 1.92 और कहां 2.10, काफी बड़ा अंतर है। तो हम कहेंगे यहां पर क्या है, गलती ज्यादा है, इसलिए यह आंकड़ा परिशुद्ध नहीं है। लेकिन यदि वही व्यक्ति दोबारा से नापे या कोई दूसरा व्यक्ति नापे और मान हमारा है 1.92 और दूसरा मान हमारा आ जाए 1.94 ग्राम, तो हम कहेंगे ये जो आंकड़े हैं ये हमारे परिशुद्ध हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल समीप आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको परिशुद्ध का अर्थ समझ में आ गया होगा कि प्रयोगशाला में किसी भी मेजरमेंट, किसी भी मापन में जब हम एक से अधिक माप लेते हैं तो मापे जितनी एक दूसरे के समीप आएंगी वह मापे उतनी अधिक परिशुद्ध होंगी। लेकिन
माप के आंकड़ों के मान जितना एक दूसरे से दूर दूर होंगे उतनी ज्यादा उनमें परिशुद्धता की कमी होगी। तो परिशुद्ध मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं ये यथार्थता क्या होती है, यथार्थ मान क्या होता है। यथार्थ मान क्या का अर्थ होता है कि प्रायोगिक मान जितना अधिक मानक मान के बराबर आए, उसके समीप आए, हम कहेंगे वह प्रायोगिक आंकड़ा, वह मान जो होगा, परिणाम होगा, उतना अधिक यथार्थ होगा। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी जो मैंने आपको एक लाइन बोली कि हमने कहा कोई हमारे पास मान जो प्रयोग करके जो हम परिणाम निकालते हैं उस मान को हम कहते हैं प्रायोगिक मान। और जो हमारा स्टैंडर्ड मान होता है उसे हम कहते हैं मानक मान। तो प्रायोगिक मान का जो भी मान है वह यदि मानक मान के जितना अधिक समीप होगा, हम कहेंगे आपके आंकड़े या आपके जो प्रायोगिक मान है वो उतना अधिक यथार्थ होगा। और जितना ज्यादा इन दोनों में अंतर आता जाएगा, गैप आता जाएगा, हम कहेंगे इसकी यथार्थता कम होती चली जाएगी। तो मुझे लगता है अब आपको यहां पर परिशुद्ध का क्या अर्थ है और यथार्थ का क्या अर्थ है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझते हैं कि हमारे सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक का अर्थ होता है कि जब एक से अधिक हम मापे लेते हैं तो उन मापों को आपस में जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके, भाग करके जो हम फाइनल मान निकालते हैं, जो अंतिम परिणाम निकालते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें गलतियों की संभावना कम से कम हो। तो इसके लिए सबसे पहला एक नियम है जिसे हम कहते हैं सार्थक अंक। हम कोई भी किसी भी प्रयोग के दौरान जो भी आंकड़े हम प्राप्त करते हैं माप करके, उन मापों में कुछ अंक जो होते हैं वो होते हैं निश्चित अंक और केवल एक अंक जो होता है वो होता है अनिश्चित अंक। अब मुझे लग रहा है यहां थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। तो देखिए फिजिक्स में भी ये चीजें सेम है, वहां पर भी ऐसी सार्थक अंक आए हैं। तो आपको यहां पर एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लेते हैं ये मेरे पास एक मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है और इस मीटर स्केल में मैं मान लेता हूं ये तो काफी बड़ा होगा, यहां हम उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से होगा। हमने कहा यहां पर मान लेते हैं कोई चीज थी, आंकड़ा था, मान लेते हैं ये 1 था, यहां से 1 2 3 4 5, ये ऐसे आ गया, यहां 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर हो गया 2, फिर यहां पर 1 2 3 4 5, फिर ये 1 2 3 4 5, यहां हो गया 3। तो ये हमने पैमाना कोई बना दिया है। अब इसमें मैंने किसी वस्तु की लंबाई देखी, किसी वस्तु की लंबाई मापी, तो वस्तु की जो लंबाई थी वो मान लेते इतनी थी, यहां से शुरू हुई और वह यहां पर आ गई, इतनी लंबी थी। तो जब मैं इसको यहां 1 से लगा करके देखूं, या इसको आप 0 ही मान लीजिए, चलिए ये 0 है, ये 1 है और इसको मान लेते हैं 2। तो वस्तु की लंबाई यहां से लेके यहां तक थी। अब हमने इसको मापना है। अब देखिए मापन में क्या होता है। हमने कहा ये हमारे पास जो पैमाना था वो सेंटीमीटर वाला था। इसका अर्थ है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक की दूरी भी 1 सेंटीमीटर है और बीच में ये जो 10 निशान है वो क्या है, मिलीमीटर है। तो आप जानते हैं कि किसी पैमाने से यदि आप दूरी नापते हैं तो मैं लिख लूं 2.5 सेंटीमीटर, इसका अर्थ है 2 सेंटीमीटर पूरे और उसके आगे 5 मिलीमीटर, यही तो आप अर्थ जानते हैं। तो हमने कहा इसको यदि हम नापेंगे तो कैसे होगा, जब इसको इस पैमाने के समीप लाते हैं तो हम देखते हैं इसकी ये वाली लंबाई तो बिल्कुल 0 से मैच कर रही है, लेकिन इसकी लंबाई यहां पर हम देखें तो ये इस प्रकार से आ रही है। इसका अर्थ है कि यहां से लेके यहां तक चले तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बाद एक खाना और है। देखिए कितना खाना और है, 1 खाना और। अब जो मान हमारे इसकी लंबाई है वो 1 खाने से ज्यादा है, 1 मिलीमीटर, 1.1 मिलीमीटर से ज्यादा और 1.2 मिलीमीटर से कम है। तो इस छड़ की लंबाई क्या है, 1.1 सेंटीमीटर से 1.2 सेंटीमीटर के बीच में है। मेन बात ये बीच में। अब कोई एक लड़का इसको छड़ को नापेगा, वो कहेगा कि ये 1.2 सेंटीमीटर पूरी नहीं है, तो इस छड़ की जो लंबाई है वो कितनी मान लिया गया, इसने कहा ये 1.1 सेंटीमीटर है।
जबकि दूसरा लड़का इसी छड़ को नापेगा तो वो देखेगा ये 1.1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, भले ही 2 से थोड़ी सी कम है, तो वो कहेगा 1.2 सेंटीमीटर इस छड़ की लंबाई हो गई। तो अब आप यहां पर इस बात को ध्यान दीजिए कि इसमें देखिए पीछे का जो ये वाला एक अंक है, यह अंक आप देख रहे होंगे अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो जाएगा। इसका अर्थ है कि यह जो अंक है यह अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित अंक है। जबकि ये जो आगे का अंक होगा, ये वाला और ये वाला अंक, ये अंक क्या है? निश्चित है, निश्चित है। और यदि इसी छड़ को मैं कहता कि यह हमारी 10 सेंटीमीटर पहले ही लंबी थी, ये 11वां सेंटीमीटर था, तो इस छड़ की लंबाई क्या हो जाती? एक नापता 11.1 सेंटीमीटर, और दूसरी हम कहते हैं दूसरा नापता 11.2 सेंटीमीटर। मेरे कहने का अर्थ है कि यदि यह छड़ 1.1 सेंटीमीटर न होकर के इसका मान 11.1 सेंटीमीटर से 11.2 सेंटीमीटर के बीच में होता, तो एक व्यक्ति इसका मान 11.1 सेंटीमीटर मानता, जबकि दूसरा व्यक्ति उसका मान 11.2 सेंटीमीटर मानता। फिर यहां पर वही बात आ जाती है कि जो पीछे का ये एक अंक है, यह अंक क्या है? अनिश्चित। जबकि आगे के ये जो अंक हैं, ये क्या है? निश्चित। इसका अर्थ है कि जब भी आप किसी मेजरमेंट को करते हो, कोई भी माप लेते हो, किसी भी माप में 2 अंक होते हैं, एक होते हैं निश्चित और दूसरे होते हैं अनिश्चित। तो आपने जो भी माप ली है उसका अंतिम अंक तो क्या होगा? अनिश्चित। और अंतिम अंक को छोड़ करके उससे पहले के सभी अंक, यानी कि अंतिम अंक के अतिरिक्त अंतिम अंक को छोड़ करके बाकी जितने भी अंक होंगे वो सारे क्या होंगे? निश्चित होंगे। तो इस प्रकार से हमारी क्या बनती है? कोई एक माप बनती है। तो कोई भी आप आंकड़ा लीजिए, उस आंकड़े में अंतिम जो अंक होगा वह अनिश्चित होगा, और उसके अलावा उसके पहले के जितने भी अंक होंगे वो सारे क्या होंगे? निश्चित होंगे। तो यह बात हमारे को यहां पर समझ में आ गई है। अब हम कहते हैं कि सार्थक अंक क्या हुए? सार्थक अंक का अर्थ होता है, सार्थक अंक का अर्थ होता है निश्चित अंक प्लस एक अनिश्चित अंक, इनके योग को हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास मीटर स्केल इस प्रकार से था। अब कोई कहे कि भाई कोई एक और, हम कह सकते हैं कि कोई एक और लड़का आया, उसने कहा कि मैं थोड़ा सा और बुद्धिमता से काम करता हूं। उसने कहा कि ये 1.1 और 1.2 का जो निशान था, उसने कहा ठीक इसके बीच का जो निशान है वो तो ये है, और ये जो हमारी छड़ की जो लंबाई है वो ठीक आधे निशान से जरा सी ज्यादा है। तो उसने कहा भाई मैं थोड़ी और इंटेलिजेंट तरीके से काम करता हूं, और उसने कहा इसकी जो माप है वो क्या है? 1.15। उसने कह दी ये हो गई ठीक है, ये लगभग बीच के लगभग बराबर है, तो उसने कह दिया ये माप 1.15 है। अब उसने तो अपने ये दिखाया कि मैं ज्यादा बुद्धिमता से करता हूं, लेकिन साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आंकड़ा बिल्कुल गलत है। उसकी यह माप पूर्ण रूप से गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इस माप में जो हमारे मिलीमीटर के जितने भी मापन हैं वह अपने आप में पहले ही अनिश्चित अंक है, वो पहले ही संदिग्ध अंक है। तो उसने मिलीमीटर के बाद भी बीच में अगला अंक 5 लगा करके इसमें और अधिक अनिश्चितता ला दी, तो इसलिए यह माप क्या होगी? बिल्कुल ही गलत होगी। तो मुझे लगता है अब आपको सार्थक अंक समझ में आ गए होंगे कि कोई भी आंकड़ा जिसमें एक अनिश्चित अंक और शेष सभी निश्चित अंक होते हैं, उन सबको मिलकर के हम क्या कहते हैं? एक सार्थक अंक का निर्माण होता है। अब सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी इस बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने कहा कि हम कुछ अंक लेते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। पहला नियम यह होता है कि यदि हम कोई एक अंक लें, मान लेते हैं मैंने लिया कि 1 और इसके आगे मैंने लगा दिया 0.00,
तो यदि एक के पीछे आप देख रहे हो कि जो हमारा ये हमारा है अशून्य अंक, एक क्या है अशून्य अंक, और इसके आगे की यह जो है, ये चाहे आगे जीरो लगा लीजिए, ये हमारे क्या है शून्य अंक। तो हमारा पहला नियम कहता है कि यदि कोई एक हमारे पास अशून्य अंक है और उससे पहले सारे के सारे शून्य अंक हों, जैसे कि यहां पर 3 शून्य लगा रखे हमने, तो इसमें जो शून्य अंक होंगे वो सार्थक अंकों की गिनती में नहीं आएंगे, सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसका अर्थ है कि इसमें सार्थक अंक की जो संख्या होगी, क्या होगी, सार्थक अंक जो होंगे वो कितना होगा, केवल 1 होगा। सेकंड ले कोई दूसरा, हमने कहा दूसरा हमने लिया कि 1.00005, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो ये 2 अशून्य अंकों के बीच में कितने भी शून्य आ जाएं वे सब सार्थक अंकों की श्रेणी में आते हैं। इसका अर्थ है इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक। तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि मान लेते मैंने कोई एक संख्या लिख ली 500, यदि मैं इसमें डेसिमल ना लगाऊं, कहीं पर आपको दशमलव नहीं दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, यहां हम शब्द कह रहे हैं कि कहीं पर कोई दशमलव अंक नहीं प्रदर्शित हो रहा है इस अंक में, तो इसमें जो शून्य अंक होंगे वह सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसका अर्थ है इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, केवल 1। लेकिन यदि हम इसी आंकड़े को ऐसे लिख लें 500 दशमलव लगा दिया हमने, तो अब इसमें ये जो शून्य है यह भी हमारे सार्थक अंक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये सार्थक अंक, यानी कि अंक क्या हो गए 3। अब आप में से बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें तो कोई भी अंतर नहीं है, 500 है ये भी 500 है। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर यह बात समझने की है कि यहां पर हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सार्थक अंकों के बारे में। सार्थक अंक यह बताता है कि जब आपने कोई प्रयोग करा तो दशमलव के कितने स्थानों तक आपने शुद्धतापूर्वक मापन किया। जब यहां पर पीछे आप दशमलव लगा देते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने 3 अंकों तक शुद्धतापूर्वक मापन किया है, जबकि यहां पर हमने दशमलव नहीं लगाया था, तो इसका अर्थ है आपने तीसरे स्थान तक शुद्धतापूर्वक मापन नहीं किया। पीछे के दोनों शून्य हैं तो आपने पहले अंक तक ही मापन किया है, और वह अंक हमारा क्या होगा, अनिश्चित हो सकता है, क्योंकि पहला अंक तो अनिश्चित होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। इसी में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के बाद 5वें में हम कहें यदि इसको ऐसे लिख लिया जाए 500.00, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, निश्चित रूप से इसमें पीछे के सारे शून्य अंक भी सार्थक अंक होंगे। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति ने मापन किया है उसने दशमलव के 2 अंकों तक क्या किया है, पूर्ण रूप से शुद्धतापूर्वक मापन किया है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 5। अब हम इसको छठवां एक एग्जाम्पल लें। हम कहें यदि हम किसी अंक को इस प्रकार से लिखें, हम जैसे 500 था, हम 500 को ऐसे भी तो लिख सकते थे 5 × 10⁻²। यदि इसको इस प्रकार से लिखें तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 1 ही होगी, ये केवल क्या है 5। इसमें 10⁻² इस पद को सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। काफी आसान है। सार्थक अंकों के नियम फिजिक्स में भी यूज होते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं, मेनली क्योंकि यह आंकड़ों से रिलेटेड है, आपके प्रायोगिक मानों से संबंधित है, इसलिए सार्थक अंकों की जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे कहते हैं, जो आपके आंकड़े दिए हुए होते हैं उनको कहते हैं सही सार्थक अंकों के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो वहां पर भी हमें क्या करना पड़ता है, सार्थक अंकों का उपयोग करना होता है। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हमने सार्थक अंकों को समझा। अब हम समझते हैं कि सार्थक अंकों को किस प्रकार से जोड़ा, घटाया अथवा गुणा अथवा भाग की जाती है। तो समझ रहे हैं, सार्थक अंकों की गणितीय गणना। तो हम कोई सार्थक अंक ले रहे हैं, मान लेते हैं मैंने कोई संख्या ली, पहली संख्या है हमारी 1.51, दूसरी संख्या है 2.3 और तीसरी संख्या है 2.456। इन तीनों को मुझे जोड़ना है।
तो जोड़ेंगे कैसे, हम जोड़ देते हैं इनको। जोड़ने पर क्या कर दिया, 1.51, 2.3 और क्या लिख दिया 2.456। जोड़िए तो क्या आ जाएगा 6, 5 और 1 6, 5 और 4 9 और 3 12 का 2, 2 और 2 4 1 5 और 1 6, तो कितना है 6.266। अब सार्थक अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा तथा भाग का नियम यह होता है कि आपका जो भी परिणाम आए, जो भी रिजल्ट आए, उसको जब आप प्रदर्शित करेंगे तो जिन अंकों को लेकर के आपने गणितीय संक्रिया करी है, यह काम करा है, चाहे जोड़ा है, घटाया है, गुणा या भाग किया है, उसमें वह संख्या देखिए जिसमें सार्थक अंक न्यूनतम है। इसमें सार्थक अंक कितने थे, इसमें सार्थक अंक थे 3, इसमें सार्थक अंक कितने थे, इसमें सार्थक अंक थे 2, इसमें कितने सार्थक अंक थे, इसमें सार्थक अंक थे 4। तो सबसे कम सार्थक अंक किसमें थे, इस वाली में थे। तो आपको अपने परिणाम को, अपने रिजल्ट को न्यूनतम सार्थक अंक वाले जो आपका अंक था उसी सार्थक अंक के रूप में आपको प्रदर्शित करना है। यानी कि आपके परिणाम में सार्थक अंक कितने आए, ये 4 आए हैं। इसको किसमें परिवर्तित करना है, 2 सार्थक अंकों के रूप में प्रदर्शित करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, इनमें से किन अंकों को छोड़ेंगे और किन अंकों को लेंगे। तो यहां पर हमारा आता है जो संक्रिया आती है वो आती है राउंड ऑफ करने की। किस करने की, जिसे हम कहते हैं राउंड ऑफ। यानी कि कुछ अंकों को जब हम इग्नोर करते हैं, छोड़ते हैं, तो किस प्रकार से उसके नियम हम धारण करेंगे, इसको समझते हैं। मैंने कहा राउंड ऑफ करने का नियम होता है कि मान लेते हैं मेरे पास कोई एक संख्या है 1.52, ये मेरे पास कोई एक संख्या है। यदि मुझे जिस अंक को छोड़ना है, मान लेते मैं इस अंक को हटाना चाह रहा हूं, इस संख्या को दशमलव के 2 पदों तक ही व्यक्त करना चाह रहा हूं, तो आपने पढ़ा होगा यदि इस अंक को छोड़ना है और ये वाला अंक यदि 5 से कम है तो इस संख्या को सीधे दशमलव के 2 अंकों तक 1.5 लिख लेते हैं। लेकिन यदि यह संख्या का मान 2 से 5 से ज्यादा होता है, जैसे मैंने लिखा 1.57, इसको मुझे राउंड ऑफ करना होता, यानी कि इसमें इस लास्ट अंक को हटाना होता, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये 5 से अधिक है तो इसको हटाते समय इस वाले 5 में क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। यहां से हटाते समय क्या कर देंगे, +1, तो क्या बन जाएगा 1.6। तो काफी आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब यदि हम कहें कि मेरे पास कोई एक ऐसा अंक आ जाए जो कि सीधे हो 1.55, ऐसा अंक आ गया, और दूसरा अंक मैंने ले लिया 1.45। अब मुझे इस लास्ट अंक को हटाना है। अभी तक तो नियम क्या था, 5 से कम होगा तो वैसे का वैसे लिख देंगे, 5 से अधिक होगा जैसे यहां 7 था तो पीछे वाले में 1 जोड़ देंगे। लेकिन यदि लास्ट में 5 ही आ जाए तब क्या होगा। तो इसको राउंड ऑफ करने का तरीका यह है कि यदि इस अंक से पहले ये वाला अंक क्या हो, विषम, ये अंक क्या है विषम, तब इस वाले अंक में +1 जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि ये विषम है तो 1 ये 5 है तो 1.6 आ जाएगा। और फिर यहां पर क्या होगा, दूसरा नियम कहता है कि इसको मुझे राउंड ऑफ करना है 5 को, लेकिन इससे पहले वाला अंक क्या है, ये वाला अंक क्या है सम, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा पिछले वाले अंक में, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1.4 का 1.4 ही आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी कि यदि 5 से कम हो जिस अंक को आप छोड़ रहे हो तो वैसे ही लिख लीजिए अंक को, 5 से ज्यादा हो तो 1 जोड़ दीजिए। अब 5 आ जाए तो ये देखिए उससे पहले वाला अंक यदि विषम है तो उसमें 1 जोड़ दें, यदि उससे पहले वाला अंक ये वाला 4 क्या है सम है तो इसको ऐसे का ऐसे ही रख दें। ये राउंड ऑफ करने का तरीका है। तो अब इस नियम का उपयोग करके हम यहां पर आते हैं, हमें दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है। तो पहले मैं इस वाले अंक को राउंड ऑफ करता हूं, इसको हटाता हूं, तो क्या आ जाएगा 6.2। अब ये क्या है 5 से ज्यादा है तो इसको इसमें 1 जोड़ दीजिए, 6.27 आ गया। दूसरा हम कहें कि यदि इसको फिर से मुझे इसका लास्ट वाला ये वाला अंक हटाना है, ये 5 से अधिक है तो क्या आ गया हमारा आंसर 6.2 की जगह क्या आ गया +1 आ जाएगा, यानी कि 6.3 आ गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो 6.3 होगा। आप गुणा करिए, आप भाग कीजिए, आप जोड़िए, आप घटाइए, कोई भी गणितीय संक्रिया कीजिए, आपको यह ध्यान रखना है कि जिन भी
आंकड़ों का आप उपयोग कर रहे हैं उसमें सबसे वह आंकड़ा लेना है जिसमें सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम हो। जैसे यहां 3 अंक थे, 3 में सबसे कम सार्थक अंक केवल 2 वाले अंक में थे, 2.3 में, तो आपका परिणाम भी उतने ही सार्थक अंकों में प्रदर्शित होना चाहिए। उसके लिए आपको यह राउंड ऑफ करने का मेथड प्रयोग में लाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम अब आगे देखेंगे जिसे हम कहते हैं विमीय विश्लेषण। क्या कहा हमने? विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण जिसे हम कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो विमीय विश्लेषण क्या है? फिजिक्स में आपने देखा होगा वहां विमाओं के बहुत सारे उपयोग आपको बताए गए हैं। यहां आपकी किताब में एनसीईआरटी में विमा का केवल एक गुण पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार एक प्रकार के मात्रकों को दूसरे प्रकार के मात्रकों में प्रदर्शित किया जाए। इसका अर्थ है कि आपको कोई चीज आपको दे रखी है, मान लेते हैं आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है, यानी कि मानक पद्धतियां होती हैं, वो एमकेएस पद्धति भी होती है, सीजीएस पद्धति भी होती है, एफपीएस पद्धति भी होती है। तो यदि आप किसी एक प्रकार के आंकड़ों को दूसरे प्रकार के आंकड़ों में प्रदर्शित करना चाह रहे हो तो कैसे करेंगे? तो विमीय विश्लेषण उसके लिए काफी एक सरल सूत्र देता है। यह कहता है N1 U1 बराबर होता है N2 U2 के। यह सूत्र का आपको ध्यान रखना है। अब क्या है ये N1 U1 क्या है, N2 U2 क्या है? मान लो मैंने आपको कहा कि 5 मीटर को आपको परिवर्तित करना है, किसमें? सेंटीमीटर में। तो ये जो 5 है यह मान लेते हैं ये हमारा हो गया N2। ये जो मीटर है ये हमारा हो गया U2। ये जो हमारा सेंटीमीटर है ये हमारा क्या हो गया? U1। और इसके आगे जो अंक आएगा उसको हम क्या ले रहे हैं? मान लेते हैं वो क्या है? N1। मैं कहूं 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 5 N2 मीटर मात्रक है, इसलिए U2, U मतलब यूनिट, N मतलब नंबर, और इधर की ओर क्या आ गया हमारा? फिर से U1 क्या आ गया? मात्रक, और N1 क्या हो गया? उसका आंकिक मान। तो किस प्रकार से करेंगे? काफी आसान है। देखिए, जब इस फार्मूले को हम इस वाले फार्मूले का जब यहां पर उपयोग करेंगे तो क्या है? N2 की जगह कितना लिखना है? 5। तो मैं यहां से मुझे किसका मान निकालना है? हमें तो N1 का मान ज्ञात करना है। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो N1 का मान ज्ञात करना है। तो N1 क्या हो जाएगा? N1 बराबर N2 U2। ये हो गया N2 U2 यहां पर है। ये U1 इसके कहां चलेगा? नीचे, बटे क्या आ जाएगा? U1। बस इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप कैसे करेंगे? मैंने कहा N1 का मान मुझे निकालना है। N2 का मान कितना है? देखिए N2 का मान कितना है? 5। तो क्या लिख लिया? 5 गुणा U2 का मान कितना है? U2 क्या लिखा है? मीटर। तो मैंने यहां लिख लिया मीटर, बटे U1 का मान कितना है? U1 क्या है? सेंटीमीटर। तो क्या लिख लिया? सेंटीमीटर। मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। अब क्या करना है? मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए। तो बदलने का क्या तरीका है? आपको पता होगा, चूंकि 1 मीटर बराबर किसके होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो बस इस मीटर की जगह आपने क्या लिख लेना है? 100 सेंटीमीटर लिख लेना है। तो क्या आ जाएगा? N1 बराबर 5 गुणा मीटर की जगह क्या लिखना है? क्योंकि एक की तो सब में गुणा होती है ना। तो 1 मीटर में क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह क्या लिख लिया? 100, और पीछे क्या लिख लिया? सेंटीमीटर, और बटे नीचे क्या था? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। 5 गुणा 100 यानी कि 500। N1 का मान कितना आ गया? 500। तो जब मैंने लिखा था 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगे। तो यह हमारी क्या विधि कहलाती है? विमीय विश्लेषण की विधि कहलाती है। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने विमीय विश्लेषण को समझा था और हमने देखा था उसका जो फॉर्मूला होता है वो था N1 U1 बराबर N2 U2। तो क्या क्या होते हैं? N1 क्या है? हम कह सकते हैं पहली पद्धति में, आप पहली लिख लीजिए, दूसरी लिख लीजिए। एक पद्धति के अंकिक मान और मात्रक इधर, दूसरी पद्धति के अंकिक मान और मात्रक इधर। तो लिख सकते हैं पहली पद्धति में
पहली या एक पद्धति में आंकिक मान और u1 का क्या लिख लेंगे, इसको पहले ही लिख लीजिए। तो ये क्या है, u1 क्या है, पहली पद्धति का मात्रक। इसी प्रकार हम लिखेंगे n2, इसे लिखेंगे दूसरी पद्धति में आंकिक मान और साथ में क्या लिख सकते हैं, u2 दूसरी पद्धति में आंकिक मान, दूसरी पद्धति में मात्रक, दूसरी पद्धति का मात्रक। तो बस आपने ये चीजें ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से इन चीजों को कर पाएंगे। एनसीईआरटी की किताब में जो आपके पहला एग्जांपल इसमें दिया हुआ है वो है धातु का एक टुकड़ा 3 इंच लंबा है, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी। तो हमें क्या दे दिया, एग्जांपल 1 है, धातु का टुकड़ा कितना है 3 इंच, उसकी क्या दे दी, हमें लंबाई दे दी। किसको किस में बदलना है, हमें इसे बदलना है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में इसका मान क्या होगा, यह हमको ज्ञात करना है। आपको यह पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए। अब इनको यदि हम फार्मूलों के रूप में लिखें तो हमें क्या दे दिया, 3 इंच, तो n1 का मान कितना दे दिया 3 और u1 का मान क्या दे दिया इंच, ध्यान रखिए। अब n2 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो सेंटीमीटर यानी कि n2 का मान हमें ज्ञात करना है और u2 का मान आप क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि n2 को आप क्या मान लीजिए 3 और u2 को क्या मान लीजिए इंच, और n1 को आपको ज्ञात करना है और u1 आपके पास क्या सेंटीमीटर। मतलब उल्टा भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये आपके पास 4 वेरिएबल है ना, ये 1 2 3 4, इनमें से 3 चीजें आपको पता होगी, एक ज्ञात करनी होगी, बस यही है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, फार्मूला तो यही है n1 u1 बराबर n2 u2। तो आपको क्या करना है, u2 यानी कि सेंटीमीटर में मान कितना होगा, n2 का मान ज्ञात करना है। तो इस वाले फार्मूले से हम लिखें चूंकि n1 u1 बराबर n2 u2, तो क्या हो जाएगा n2 बराबर u2 कहां चल जाएगा, इसके नीचे n1 u1 बटे u2। मान रख लीजिए, n1 का मान कितना होगा, n1 का मान कितना है 3, u1 का मान कितना है लिख लिया इंच, बटे u2 का मान कितना दिया है ये लिख लिया सेंटीमीटर। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पे लिख लेते हैं 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, इसको हिंदी में लिख लेते हैं सेंटीमीटर। बस ये आपको पता होना चाहिए। तो बस अब आपने इंच की जगह इतना लिख लेना है यहां पर, तो क्या आ जाएगा n2 बराबर 3 गुणा इंच की जगह क्या लिखना है 2.54 सेंटीमीटर और बटे नीचे भी क्या था हमारा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना आ जाएगा 3 से गुणा कर दीजिए, 3 चौको 12, 3 पजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, तो क्या आ जाएगा 7.62, क्या आ जाएगा n2 का मान आ जाएगा। इसका अर्थ है जो 3 इंच होगा वो 7.62 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आगे करते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, देखें एक जग में 2 लीटर दूध है, दूध का आयतन मीटर क्यूब में परिकलित कीजिए। तो हमको दूसरा एग्जाम्पल क्या दे दिया, 2 लीटर दूध है, इसको हमें किस में परिकलित करना है, मीटर क्यूब में। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हम लीटर को सेंटीमीटर में हमें पता होना चाहिए कितने के बराबर होता है। तो ध्यान रखिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 2 लीटर का अर्थ हो गया, 2 लीटर बराबर क्या हो गया 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये लीटर के पद को छोड़ दीजिए, अब ये सेंटीमीटर वाला पद लेना है हमने आपने, क्योंकि आपको एक ही पद्धति के मात्रक लेने, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या आ गया 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो
और चेंज किस में करना है, हमने कहा मीटर क्यूब में इसका मान कितना होगा, कितना होगा। तो क्या क्या चीजें दे दी, n1 का मान कितना है 2000, u1 का मान कितना है सेंटीमीटर की घात 3, n2 का मान हमें ज्ञात करना है और u2 का मान कितना है मीटर की घात 3। फिर से फार्मूला यही वाला आएगा क्योंकि n2 का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे n2 बराबर होता है n1 u1 बटे u2, इसी फार्मूले से निकला था ना, तो आप दोबारा ऐसे करेंगे तो यही निकलेगा। तो n2 बराबर क्या आ जाएगा n1 u1 बटे क्या आ गया u2। अब आपको मान रखने हैं बस, n1 का मान कितना है 2000, u1 का मान कितना है सेंटीमीटर की घात 3 बटे नीचे क्या आ गया u2 यानी कि मीटर की घात 3। अब आपने क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर के पदों में व्यक्त कर लीजिए। जैसे मैंने पहले कहा था, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। हम जानते हैं चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसके बराबर होता है ना, हम ये जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहां मीटर की घात क्या है 3, तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, इसकी भी घात 3 कर दीजिए, इसकी भी घात 3 कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 100 को जब 3 बार गुणा करेंगे 100 की, 100 गुणा 100 गुणा 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और क्या आ गया सेंटीमीटर की घात 3। तो 1 मीटर क्यूब बराबर इतने सेंटीमीटर की घात 3, तो लिख लेते हैं यहां पर क्या आ गया 2000 गुणा ऊपर तो सेंटीमीटर की घात क्या है 3 बटे मीटर की घात 3 को सेंटीमीटर की घात 3 में क्या लिखेंगे, 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 यानी कि सीधे 10 लाख हो गया और साथ में क्या आ गया सेंटीमीटर की घात 3। तो सेंटीमीटर की घात 3 से सेंटीमीटर की घात 3 घट गई, 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ गया, ये ऊपर आ गया 2 और नीचे क्या आ गया 1000। 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 की घात 3, 10 की घात 3 ऊपर ले जाए तो क्या आ गया 2 गुणा 10 की घात -3। ये हमारा किसका मान आ गया, n2 का मान आ गया है। इसका अर्थ है कि जो 2 लीटर होगा वो 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर क्यूब के बराबर होगा। इस प्रकार से इसे करेंगे। अब इसे एक बार नोट कीजिए, फिर एक लास्ट एग्जांपल और है उसे भी हम सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी में इसी टॉपिक से रिलेटेड जो थर्ड एग्जांपल आपको दिया हुआ है वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं, तो हमें क्या दे दिया, एग्जांपल नंबर 3 है 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं, 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही लगेगा। तो पहली पद्धति में देखें n1 का मान कितना दिया है 2, मात्रा का क्या हो गया u1, ये हमने कहा दिन, किस में निकालना है सेकंड में, यानी कि u2 का मान किस में निकालना है सेकंड में। तो क्या निकालना है कितने सेकंड, यानी कि n2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो फिर से वही फार्मूला, बेसिक फार्मूला n1 u1 बराबर n2 u2, तो हमें तो n2 का मान निकालना है ना यहाँ पर। तो n2 बराबर क्या होगा n1 u1 बटे u2, तो लिखेंगे n2 बराबर n1 u1 बटे क्या आ जाएगा हमारा u2। तो बस अब पहले की तरह अपने मान रखने हैं। n1 का मान कितना है 2, तो लिख लिया यहाँ पर 2 गुणा u1 का मान कितना है दिन, लिख लिया हमने दिन, बटे u2 का मान क्या है सेकंड, तो लिख लिया सेकंड। अब दिन को सेकंड में बदलना है तो काफी आसान है। एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे, तो लिख लिया मैंने 24 घंटे बटे सेकंड। लेकिन ये घंटे सेकंड अभी भी अलग अलग हैं तो इनको बराबर लाना है, तो क्या लिख लेंगे 2 गुणा 24, एक घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, तो घंटा हटा करके हमने क्या लिख लिया 60 मिनट। नीचे फिर भी क्या है सेकंड ही है, तो फिर हम कहें 2 गुणा 24 गुणा 60 तो था ही, ये मिनट है, एक मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, तो इसके आगे क्या आ गया 60 और आ गया और नीचे क्या किया 60 सेकंड और नीचे भी क्या आ गया सेकंड आ गया।
तो सेकंड से तो सेकंड कट गया, तो क्या आ जाएगा हमारा, सीधे लिख लेंगे, इसकी आपस में गुणा कर दी जाए तो ये हमारा आ जाएगा 6 6 36 और 36 दूनी 72। तो यहाँ पर अलग से गुणा कर दें, 72 में 24 की गुणा करें तो 4 दूनी 8, 7 चौको 28, 2 दूनी 4 और 2 से 14, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, 1728। तो कितना आया, इन की गुणा करके आया 1728 और साथ में हमारे कितने थे, 2 जीरो और थे, तो पीछे 2 जीरो और लगा दे। तो यानी कि N2 का मान कितना आ गया, इतना आ गया। तो क्या अर्थ हुआ इसका, इसका अर्थ हुआ कि जो इसने पूछा था 2 दिन क्या हो गया, N1 का मान कितना था 2, U1 का मान कितना था दिन, तो मैंने क्या लिख लिया N1 U1 2 दिन बराबर N2 U2, N2 का मान कितना आया 172800, तो N2 का मान, और U2 की जगह क्या लिखना था सेकंड, तो क्या लिख लिया सेकंड। तो इसका अर्थ है 2 दिन में इतने सेकंड होंगे, तो कितने, 1,72,800 सेकंड के बराबर होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को। मैं एक एक पॉइंट को लेते हुए चल रहा हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि शायद उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वास्तव में बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये चीजें काफी हेल्पफुल होगी। तो यदि आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ये सब चीजें तो हमें आती हैं, तो आप वीडियोस को आगे स्किप कर दीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि हाँ हमारे पास सीखने के लिए भी कुछ है, हमें कुछ सीखना है, तो आप इसको कंटिन्यूटी से देखिए। और इसमें से किसी भी चीज को बिना प्रैक्टिस किए ये मत समझिए कि आपको सब कुछ आता है। अगर आप इस गलतफहमी में रहेंगे कि केवल देख के कहेंगे कि हाँ आ गया आ गया आ गया, तो ध्यान रखिए अभी तो आपको आ गया हो गया, लेकिन बाद में जब आप करने लगेंगे कुछ समय बाद, तो आप भूल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए इनके खुद से प्रैक्टिस करने की, अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। जो जो मैं तरीके बता रहा हूं उनका इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए कि जो मैं बता रहा हूं क्या वास्तव में वो आपके लिए उपयोगी है भी या नहीं है। तो मुझे लगता है आज मैंने जो भी कुछ समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपके कहीं पर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।